मैं सिक्स्थ प्रॉब्लम समझाता हूं. A long wire carrying current I is bent to form a plane angle alpha. Find magnetic field B at the point on bisector of this angle situated at a distance x from the vertex. देखिए, यह एक लॉन्ग वायर था जिसको बेंड कर दिया इस तरह से, कैरिंग सम करंट I. A long wire carrying current I is bent to form a plane angle alpha. अब यह एंगल अल्फा बना रहा है. This angle is alpha. Find magnetic field at point B on the bisector of angle situated at a distance of x of the vertex. अब इधर से हम एक बाइसेक्टर, यह पॉइंट P है, x की दूरी पर है, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है. अब सबसे पहले प्रॉब्लम को करने के लिए हमें रिकॉल करना होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर. हम थोड़ी थ्योरी को रिकॉल कर लेते हैं. यदि एक बहुत लॉन्ग वायर हो, करंट आई हो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना हो और यह पॉइंट डी की दूरी पर, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इट्स म्यू नॉट by 4 pi into 2I by d. यह रिकॉल कर लिया. अब एक और आर्टिकल रिकॉल कर लें कि यदि यह लॉन्ग वायर नहीं होता, यदि यह फाइनाइट लेंथ का वायर होता, और यह पॉइंट P होता और यह एंगल अल्फा 1, यह एंगल अल्फा 2, तब इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, उसका एक्सप्रेशन भी रिकॉल कर ले. तब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होता म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I बाय डी इंटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2. इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, या 2i 1 प्लस 1 हो जाता है, 2i बाई डी हो जाता है. हमें इस प्रॉब्लम को करने के लिए यह भी रिकॉल कर लेना चाहिए, यह भी रिकॉल कर लेना चाहिए. इनफैक्ट यह वाला जो कंसेप्ट है हम इधर लगाएंगे. किस तरह से? ये जो एक वायर जो लॉन्ग स्ट्रेट है, इसको बेंड कर देने से अब ये दो वायर हो गए, जिसमें एक वायर तो यह होगा और एक वायर यह होगा. और जरा देखें, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट P पर देख ले. डायरेक्शन सेम आ रही है. देखिए, इसे हम राइट हैंड से ऐसे होल्ड करते हैं और उंगलियों के कर्ल को देखते हैं, इनटू द बोर्ड जा रहा है. इसे हम राइट हैंड से होल्ड करते हैं और उंगलियों के घुमाव को देखते हैं, इनटू द बोर्ड जा रहा है. तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों की ही वजह से इनटू द बोर्ड है. अब इस बेंट वायर को हम भूल जाते हैं, सिर्फ इस वायर को ध्यान से देखते हैं, और इस पॉइंट से इधर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं. This would give the distance of point P from the wire x, और यह एंगल अल्फा बाय 2 हो गया. तो यह अल्फा बाय 2 हाइपोटेन्यूज x हो गया और यह परपेंडिकुलर हो गया. तो डिस्टेंस d मैं लिखता हूं साइन अल्फा बाय 2.
यह जो डिस्टेंस d है, वायर से पॉइंट की, जो हमारा पॉइंट है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमने लिख दिया, यह डिस्टेंस d। अब यह डिस्टेंस d लिखने के बाद अब मैं म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कांस्टेंट है, करंट आई भी मुझे दिख रहा है, डिस्टेंस d, अल्फा 1 और अल्फा 2, अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 तो है 90 डिग्री, ये जो एंगल है तो 90 डिग्री, बिल्कुल इनफाइनाइट पर जा रहा है, यह पाई बाय 2, और यह एंगल मुझे दिख रहा है 90 माइनस अल्फा बाय 2। तो मैं B1 के लिए एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, B1 is magnetic field due to this wire, mu naught by 4 pi into I by D की जगह मैं लिखूंगा x sin अल्फा बाय 2, x sin अल्फा बाय 2 into म्यू नॉट बाय 4 पाई, ऐसा कैसे ही, करंट I और D, D की जगह जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, साइन अल्फा 1 की जगह मैं लिखूंगा साइन पाई बाय 2, क्योंकि एक तरफ से यह वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है और दूसरी तरफ से वायर फाइनाइट लेंथ का है, तो इसका एंगल कितना है यह वाला, या तो मैं कॉस अल्फा बाय 2 लिख दूंगा या साइन 90 माइनस अल्फा बाय 2, क्योंकि इधर मैंने साइन के टर्म्स में लिख रखा है, तो साइन 90 माइनस अल्फा बाय 2, यह B1 हो गया। B1 इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I बाय x इंटू साइन पाई बाय 2 तो 1 हो गया, और इधर हो गया कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन साइन अल्फा बाय 2। अब ये तो B1 मींस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। अब हम B2 निकाल लेते हैं। B2 निकालने के लिए वंस अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वही का वही आएगा, इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x sin अल्फा बाय 2 आएगा, और म्यू नॉट I ये टर्म ऐसी कैसी, सिंपल सा, इधर अल्फा 1 लिखूंगा, जो एंगल 1 है वहां साइन 90 माइनस अल्फा बाय 2 और एंगल 2 हो जाएगा पाई बाय 2। ये जो एंगल है इस एंड और यह है सेम होएगा एक तरीके से, तो B2 मैं लिखता हूं म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय x साइन अल्फा बाय 2, और इधर साइन 90 माइनस अल्फा बाय 2 प्लस साइन पाई। B2 is mu naught by 4 pi into I by x, once again 1 plus cos alpha by 2 upon sin alpha. B would be B1 plus B2. B is mu naught by 4 pi into 2I by x cos alpha by 2 plus 1 upon sin alpha. This is the answer. बड़े ध्यान से देखें, और यदि कोई स्टेप नहीं समझ में आ रही है तो पूछें। इन दोनों ही एक्सप्रेशन को रिकॉल करना जरूरी होता है।
और किस तरह से उनको अप्लाई करा है ये बड़े ध्यान से देखो। 8th प्रॉब्लम करूंगा इसके बाद। कोई और डाउट हो तो लिखवा देना। लेट्स कंटिन्यू डिस्कसिंग 8th प्रॉब्लम। Regular polygon of n sides. A regular polygon of n sides. मैं ऐसा कोई पॉलीगन बना लेता हूं। Is formed by bending a wire of total length 2 pi r. Length of wire is 2 pi r, total length, which carries current I. Current is I in the wire. Find magnetic field at the center of polygon by letting n equal to infinity. Deduce the expression of magnetic field. Now, ये एक बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। मैग्नेटिक फील्ड का भी कंसेप्ट आ रहा है, लिमिट्स का भी कंसेप्ट आ रहा है, और वंस अगेन हमें थ्योरी में यह बात दोबारा रिकॉल कर लेनी चाहिए कि एक करंट कैरिंग वायर जिसकी फाइनाइट लेंथ है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो कि d की दूरी पर है, यह एंगल अल्फा 1, यह एंगल अल्फा 2, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाई डी इंटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2. You must recall once again this formula that we had derived in the theory. हम इस एक्सप्रेशन को दोबारा इधर अप्लाई करेंगे। देखिए, थ्योरी में जितनी प्रॉब्लम पड़े हुए, जितने भी हमने आर्टिकल्स पढ़े हुए, उन्हीं की एप्लीकेशन पर बेस्ड यह प्रॉब्लम्स है, और उन्हीं को हम बार बार प्रॉब्लम करते समय रिवाइज करते हैं और उनको अप्लाई करना सीखते हैं। इस सिचुएशन में लेंथ है 2 पाई r, तो किसी भी एक एलिमेंट की जो लेंथ होगी, इसको मैं कैपिटल एल लिख देता हूं, टोटल लेंथ को कैपिटल एल लिख देता हूं, और इस वायर की लेंथ को मैं स्मॉल एल लिख देता हूं। तो स्मॉल एल मैं कह दूंगा इट्स 2 पाई r अपॉन n, कैपिटल एल बाय n। अब यह जो सेंटर है, इस सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा थीटा, दैट थीटा वुड बी 2 पाई बाय n एंड थीटा बाय 2 वुड बी पाई बाय n। अब हम जरा सोचें कि सेंटर की वायर से दूरी कितनी होगी। ये जो स्ट्रेट वायर है, इसकी दूरी दिस d, ये थीटा बाय 2 हो गया और यह l बाय 2 हो गया। l बाय 2 d अपॉन l बाय 2, और l बाय 2 अपॉन d लिखता हूं इस tan थीटा बाय 2। l बाय 2 अपॉन d इज tan थीटा बाय 2, और d is l by 2 cot theta by 2. So this d, I'll say this d is l by 2 की जगह यह लिखूंगा
बाय एन कॉट थीटा बाय 2 की जगह पाई बाय एन, यह डी हो गया। अब यह वायर फाइनाइट लेंथ का है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैं इस कंसेप्ट से लिख रहा हूं, B1 या B डैश लिख देता हूं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए B लिखूंगा, B डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। करंट आई है, D की जगह है यह, दिस इज पाई R बाय N into cot of pi by n। साइन अल्फा 1 तो साइन थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। अल्फा 1 जो है वह इधर होएगा थीटा बाय 2, तो साइन थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 की जगह पाई बाय एन। अब हम कहेंगे B इज इक्वल टू N B डैश, N टाइम्स, ऐसे N वायर्स, तो B इज इक्वल टू N इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू, इधर मैं लिखता हूं N I अपॉन वाई आर, कॉट की जगह पर कॉस पाई बाय एन इंटू साइन, तो इधर कॉस पाई बाय एन इंटू 2 साइन स्क्वायर पाई बाय एन। पाई बाय एन, तो B हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो अलग ही लिखा रहने दूंगा हमेशा, म्यू नॉट बाय 4 पाई और इंटू 2 n स्क्वायर I बाय पाई आर, 2 n स्क्वायर I, 2 n स्क्वायर I बाय पाई आर, साइन स्क्वायर पाई बाय एन अपॉन कॉस पाई बाय एन। आई राइट इट लाइक दिस। अब उन्होंने कहा है इफ n अप्रोचेस इन्फिनिटी, सर्कुलर वायर के लिए अब हम सोचें, इफ polygon approaches a circle, यदि यह पॉलीगन सर्कल को अप्रोच करता है, मीन्स इफ n approaches infinity, तो पाई बाय n approaches 0, cos पाई बाय n approaches 1, sin pi by n approaches pi by n। For a small angle, cos theta approaches 1, sin theta approaches theta। ये लिमिट्स का कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम इधर अप्लाई करेंगे। This B approaches म्यू नॉट बाय 4 पाई, ऐसा कैसे लिखेंगे, 2n स्क्वायर I बाय पाई आर, ऐसा कैसे लिखेंगे, साइन पाई बाय n की जगह पाई बाय n, हाँ
नहीं, अपन को तो वेरीफाई करना है ना, पर मतलब हम आंसर नहीं देख रहे हैं, हम तो प्रॉब्लम को देख रहे हैं। प्रॉब्लम में उन्होंने साफ साफ लिख रखा है, अब आप n इक्वल टू इंफिनिटी अप्रोच करके सर्कल वाला फॉर्मूला ऑब्टेन करके अपने इस एक्सप्रेशन को बिना पीछे देखे वेरीफाई कर लीजिए। मतलब पीछे नहीं देखेंगे, बिना पीछे देखे हम लिमिट्स का यह कंसेप्ट अप्लाई करके सर्कल का जो एक्सप्रेशन आता है उसे ऑब्टेन करके यह वेरीफाई कर लेंगे कि हमने यह जो ऑब्टेन करा है बिल्कुल सही है। इससे हमको पीछे पेज टर्न करके देखना नहीं पड़ेगा कि क्या आंसर है। तो इस तरह से यह हो गया, साइन पाई बाय एन की जगह पाई बाय एन लिख दिया तो साइन स्क्वायर पाई बाय एन हो गया, पाई बाय एन होल स्क्वायर, यह चीज आ गई। और एन कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, एक पाई कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई 2 पाई आई by R, and this is magnetic field at the center of circular current carrying coil. n equal to infinity से circular current carrying coil बन जाएगा और वह एक्सप्रेशन आ गया। इसका मतलब यह जो हमने ऑब्टेन करा है बिल्कुल सही है। 8th प्रॉब्लम के डिस्कशन को थॉरोली देखो, लिमिट्स का जो कंसेप्ट अप्लाई करा है उसको भी ध्यान से देखो। इस तरह के प्रॉब्लम्स करने की हैबिट डालो। डीपीएस 2 के डिस्कशन के बाद अब हम डीपीएस नंबर 3 डिस्कस करेंगे। वैसे ध्यान से देख लो, फिर डाउट लिखो। लेट्स कंटिन्यू। थर्ड, द इलेक्ट्रॉन मेक्स 3 revolution per second. Electron makes 3 revolution, 3 into 10 to the power 5 revolution per second in a circle of radius 0.5 Armstrong. Find magnetic field at the center of the circle. In fact, जब हमने बोर मॉडल सिखाया था, बोर मॉडल में जब हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट सिखाया था, तो हमने यह प्रॉब्लम वहां पर करवाया था, एक्सप्रेशन लिखवाया था। ऑल्दो इधर तो बड़ा सिंपल सा काम करके बता रखा है, पर वहां पर तो हमने मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ निकलवाई थी ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द रेडियस। एनीवे, लेट्स सॉल्व विद दिस। हम एक बात समझें कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है, that is minus E, that is minus 1.6 into 10 to the power minus 16 कूलम्स होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन जब एक बार ऑर्बिट में घूमता है तो इतना चार्ज फ्लो होता है। करंट हम किसे कहते हैं? एक सेकेंड में जो चार्ज फ्लो हो, दैट इज करंट। एक सेकेंड में करंट इज डिफाइंड एज dq बाय dt और टोटल चार्ज अपॉन टाइम। ध्यान रहे, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t। This is frequency of electron, 3 into 10 to the power 5 revolution per second, and this is reciprocal of time. तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के घूमने से वहां पर जो चार्ज होएगा, E चार्ज फ्लो ड्यूरिंग टाइम कैपिटल T। एक इलेक्ट्रॉन जब एक बार घूमता है तो ऑर्बिट में E चार्ज फ्लो कर जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को एक बार घूमने में कैपिटल T टाइम लगता है। तो E इज द चार्ज फ्लो इन कैपिटल टाइम T।
this is equal to F into E. So current is F into E. It's a circular current carrying coil. सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई बाय आर. नंबर ऑफ टर्न्स इज 1. करंट आई हमें दे ही रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में लिख दूंगा it's mu naught by 2 pi से 2 pi cancelled, mu naught I by 2r. Magnetic field is mu naught. I की जगह मैं लिख देता हूं Fe 2 into r. सॉल्व कर लीजिए इसको. म्यू नॉट की जगह पर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. चार्जेस 1.6 इंटू 10 टू पावर -19. 2 इंटू आर की जगह पर 0.5 इंटू 10 टू द पावर -10. दिस वुड बी B in टेस्ला. बड़े ध्यान से थर्ड प्रॉब्लम को देखें. आई डिस्कस 17th प्रॉब्लम. थर्ड, a long cylindrical tube of inner and outer radii A and B carries current I distributed uniformly over its cross section. इसका इनर रेडियाई ए है और आउटर रेडियाई बी है, और इसमें करंट आई है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन. इसमें जो करंट है करंट आई, और वह करंट क्रॉस सेक्शन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कुछ इस तरह से करंट बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा है. इमेजिन. Find magnitude of magnetic field at point just inside the tube, just outside the tube, और मैं तो इस ट्यूब के अंदर भी अलग अलग पॉइंट था. इस काम को करने के लिए हमें एम्पियर सर्क्यूटन लॉ लगाना होगा. सबसे पहले तो हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को रिकॉल कर लें. इट्स इंटीग्रल ऑफ सर्कुलर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट इंटू आई, द टोटल करंट इंटू एनक्लोज्ड एरिया. अब आप एक बात सोचिए, just inside the cylindrical wire, मतलब कहीं इधर, इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यदि मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी है और इस तरह का एक सर्कुलर लूप इमेजिन करूं, तो इस सर्कुलर लूप के अंदर कोई करंट पास नहीं हो रहा. एट
point within the cylinder. सिलेंडर के अंदर कोई सा भी पॉइंट ले दिया हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड यदि B है तो वहां B थ्रू आउट हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होगी. इंटीग्रल ऑफ dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I. B इंटीग्रल ऑफ dl लिखूंगा मैं 2 पाई a म्यू नॉट, इसके अंदर एनक्लोज करंट है 0, तो 2 पाई a इंटू बी इज 0. 2 पाई a 0 हो नहीं सकता, b की वैल्यू 0 होना होगी. This by Ampere circuitant law. This is Ampere law. अब at point just outside, at point just outside the cylinder, यदि हम कोई सा भी वह पॉइंट लें जो कि सिलेंडर के ठीक बाहर है, तो हम ठीक बाहर पॉइंट के लिए हम ऐसा एक लूप इमेजिन करेंगे और इस लूप के लिए वंस अगेन थ्रूआउट इस जगह पर B तो कांस्टेंट होएगा, सेम होएगा, डायरेक्शन अलग अलग होगी, मगर डायरेक्शन टेंजेंशियल होती जाएगी, मगर मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होएगा. और हमेशा B वेक्टर और dl वेक्टर पैरेलल होंगे. एंगल थीटा 0 होएगा, कॉस थीटा 1 होएगा और B डॉट dl सिंपली BDL होएगा. इधर मैं लिख दूंगा इंटीग्रल ऑफ सर्कुलर इंटीग्रल ऑफ BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I. B हर जगह पर सेम मैग्नीट्यूड, इंटीग्रल ऑफ dl इज म्यू नॉट I और dl की जगह B इंटू इंटीग्रल dl की जगह 2 पाई B इज इक्वल टू म्यू नॉट. टोटल करंट इज I जो इसके अंदर एनक्लोज्ड है, जो इससे बाहर आ रहा है, तो B would come out to be mu naught I by 2 pi B. This is at point just outside. 16th वाले प्रॉब्लम का ही कंटिन्यूड है 17th प्रॉब्लम. पहले 16th को देख लीजिए.